चलिए आज भारत की आर्थिक यात्रा को ना एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखते हैं। इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। एक ऐसे स्टार्टअप नेशन की कहानी जो आज़ादी के ठीक बाद दुनिया के सामने अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। तो सोचिए जरा, साल 1947, भारत नाम का एक नया नवेला स्टार्टअप, जिसके पास ना कोई खास पूंजी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, बस एक चीज है, करोड़ों लोगों की उम्मीदें जो आसमान छू रही हैं। अब ऐसे स्टार्टअप को चलाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए एक सॉलिड बिजनेस प्लान तो चाहिए ही ना। बस वही बिजनेस प्लान थी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं। तो ठीक है, बिजनेस प्लान तो बनाना है, पर प्लान बनाएगा कौन, उसे अप्रूव कौन करेगा, मतलब स्टार्टअप की कोर टीम कौन होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन बैठेगा। चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इस नए स्टार्टअप इंडिया ने अपना लीडरशिप स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया। तो देखिए, सिस्टम कुछ ऐसा था। 1950 में बना प्लानिंग कमीशन, मतलब योजना आयोग। ये थी स्टार्टअप की कोर टीम। इनका काम था पूरा प्लान तैयार करना, उसका ड्राफ्ट बनाना, और इस टीम के कैप्टन कौन थे? देश के प्रधानमंत्री। लेकिन सिर्फ प्लान बनाने से तो काम नहीं चलता, उसे पास भी तो करवाना पड़ता है। तो उसके लिए था एक तरह का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 1952 में बना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी एनडीसी। असली पावर इनके पास थी। इसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते थे। इसीलिए इसे सुपर कैबिनेट का भी नाम दिया गया था। अच्छा, तो अब टीम बन गई, बॉस तय हो गए। अब वक्त था पहले कदम का। पहली पंचवर्षीय योजना का मकसद ना एकदम क्रिस्टल क्लियर था। सोचिए, एक ऐसा देश जो बरसों की गुलामी से निकला है, जहां करोड़ों पेट भूखे हैं, उसके लिए सबसे पहली जरूरत क्या होगी? खाना। बिल्कुल, इसीलिए सारा का सारा फोकस खेतीबाड़ी पर लगाया गया। ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी थी, और इसके पीछे जो आर्थिक मॉडल था, उसका नाम था हैरोड डोमर मॉडल। हाँ, मुझे पता है, ये नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा है, हैरोड डोमर, पर चिंता मत कीजिए, इसे याद रखने की एक जबरदस्त देसी ट्रिक है। बस एक लाइन याद रखिए, हरा भरा डामर। है ना मजेदार? हरा भरा से हो गया हैरोड और डामर से हो गया डोमर। अब नहीं बोलेंगे, है ना? तो पहली योजना कामयाब रही। पेट भरने की चिंता कुछ हद तक कम हुई। अब हमारा स्टार्टअप इंडिया सिर्फ सर्वाइव करने के बारे में नहीं, बल्कि ग्रो करने के बारे में सोच रहा था। और यहीं से आया कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट, एक मेजर पिवट। दूसरी पंचवर्षीय योजना में फोकस खेतों से हटकर सीधा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और भारी उद्योगों पर शिफ्ट हो गया। इस बड़े बदलाव के पीछे जिनका दिमाग था, वो थे पीसी महालनोबिस। लेकिन एक मिनट, यहां एक बहुत बड़ा सवाल है। बड़ी बड़ी स्टील की फैक्ट्रियां, इसके लिए तो बहुत सारा पैसा और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, और उस वक्त एक नए नवेले देश के पास ये दोनों ही चीजें नहीं थी। तो फिर ये हुआ कैसे? भारत ने ये कर कैसे दिखाया? इसका जवाब छिपा है एक शानदार डिप्लोमैटिक मूव में। और इस मूव को, इस पूरी कहानी को याद रखने के लिए एक और मास्टर ट्रिक है। बस 3 शब्द याद रखिए, भीरू राज दुबे। सुनने में अजीब लग रहा है ना, पर यही 3 शब्द भारत की इंडस्ट्रियल नींव की पूरी कहानी बयां करते हैं। चलिए अब इस कोड को डीकोड करते हैं। पहला शब्द भीरू, इसमें भी से भिलाई स्टील प्लांट और रू से रूस, मतलब भिलाई प्लांट बना रूस की मदद से। दूसरा शब्द राज, रा से राउरकेला और ज से जर्मनी, तो राउरकेला प्लांट बना जर्मनी की मदद से। और आखिरी शब्द दुबे, दू से दुर्गापुर और बे से ब्रिटेन। कमाल है ना? मतलब उस वक्त दुनिया कोल्ड वॉर में बटी हुई थी, और भारत ने बड़ी ही समझदारी से दोनों खेमों से मदद लेकर अपने स्टील प्लांट खड़े कर लिए। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। तो पहले 10 साल जबरदस्त गए। स्टार्टअप ने पहले खाना उगाया, फिर फैक्ट्रियां लगाईं, सब कुछ ट्रैक पर लग रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा काला दौर, जब एक साथ सब कुछ गलत होने लगा। कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो चारों तरफ से आता है। बस कुछ वैसा ही हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना को भारत के प्लानिंग इतिहास का सबसे बड़ा फेलियर माना जाता है, एक जबरदस्त फ्लॉप। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? अचानक से सब कुछ पटरी से कैसे उतर गया? इसकी वजह थी एक के बाद एक आई 3 बड़ी मुसीबतें। पहले 1962 में चीन के साथ युद्ध, देश उससे संभल भी नहीं पाया था कि 1965 में पाकिस्तान से जंग छिड़ गई। और जब ये दोनों युद्ध खत्म हुए तो 1966 में देश में भयंकर सूखा पड़ गया। इन 3 बड़े झटकों ने हमारी अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़कर रख दी। हालात कितने बिगड़ चुके थे, इसका अंदाजा सिर्फ एक आंकड़े से लगाइए। उस दौरान हमारी खेती की ग्रोथ रेट प्लस में नहीं, जीरो भी नहीं, बल्कि माइनस में चली गई थी, -1.4%। भारत के इतिहास में ऐसा न कभी पहले हुआ था
और ना ही कभी बाद में हुआ। ये एक भयानक दौर था। लेकिन कहते हैं ना, सबसे घना अंधेरा सुबह होने से ठीक पहले होता है। इसी तबाही और संकट के बीच से एक उम्मीद की किरण निकली, एक असली गेम चेंजर। 1966 में शुरू हुई हरित क्रांति। इस एक पहल ने भारत की किस्मत बदल दी। हमें अनाज के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने की नौबत से निकालकर आत्मनिर्भर बनाया। देश का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटाया। अब देखिए, जब पेट भरा होता है ना, तो इंसान बड़े सपने देख पाता है। देश के साथ भी यही हुआ। अनाज की चिंता मिटी तो अब एक नए, ज्यादा कॉन्फिडेंट भारत का जन्म हुआ। एक ऐसा भारत जो अब सिर्फ अपने सीमाओं की रक्षा नहीं, बल्कि गरीबी जैसी बड़ी सामाजिक बुराइयों से लड़ने और दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार था। चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत ने दुनिया को दिखाया कि अब वो एक बड़ी ताकत बनने की राह पर है। एक के बाद एक बड़े फैसले लिए गए। 1969 में 14 बड़े बड़े प्राइवेट बैंकों को सरकारी बना दिया गया, ताकि उनका पैसा आम किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंच सके। उसी साल इसरो की नींव रखी गई, हमारे स्पेस ड्रीम्स की शुरुआत हुई। और फिर 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के कोड नेम से भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये साफ संदेश था, अब भारत सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा, बल्कि अपनी जगह बना रहा है। इसके बाद आई पांचवी योजना। इसका फोकस एकदम साफ था और एक ही नारे में सिमटा हुआ था, गरीबी हटाओ। ये नारा उस दौर में हर किसी की जुबान पर था। इस प्लान के साथ एक और खास बात जुड़ी है। ये इकलौती ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसे अपना कार्यकाल पूरा होने से 1 साल पहले ही, यानी सिर्फ 4 साल में ही खत्म कर दिया गया। वजह थी देश में सरकार का बदल जाना। चलिए, अब कहानी में एक और बड़ा लीप लेते हैं और सीधा पहुंचते हैं 90 के दशक में। ये वो दौर था जब भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, अपनी बंद अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। इस फैसले ने हमें जबरदस्त कामयाबी भी दिलाई, लेकिन साथ ही एक कड़वी सच्चाई का सामना भी करवाया। 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों के बाद जो 8वीं पंचवर्षीय योजना आई, वो एक सुपरहिट साबित हुई। चार्ट पर नजर डालिए जरा। टारगेट रखा गया था 5.6% ग्रोथ का और हमने हासिल किया 6.8%। जबरदस्त। इस कामयाबी के पीछे वजह थी इसका फोकस। पैसा अब सिर्फ फैक्ट्रियों पर नहीं, बल्कि इंसानों पर लगाया जा रहा था, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर। लेकिन कहते हैं ना, हर दिन संडे नहीं होता। 8वीं योजना की बम्पर सक्सेस के ठीक बाद 9वीं योजना एक बड़ा झटका दे गई। टारगेट था 6.5% का, पर हम पहुंचे सिर्फ 5.4% तक। और मजे की बात यह है कि इस बार गड़बड़ हमारे घर में नहीं थी। वजह थी 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जो पूर्वी एशिया से शुरू हुआ था। यह भारत के लिए एक बड़ा सबक था कि ग्लोबलाइजेशन के फायदे हैं तो खतरे भी हैं। दुनिया के किसी कोने में लगी आग का धुआं आपके घर तक भी पहुंच सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं इस कहानी के आखिरी चैप्टर पर, द फाइनल चैप्टर। यहां हम देखेंगे कि 21वीं सदी में इन योजनाओं का चेहरा कैसे बदला और फिर कैसे 65 साल से चली आ रही इस पूरी परंपरा को ही एक दिन खत्म कर दिया गया। ये बहुत दिलचस्प है कि आखिरी 3 योजनाओं में ग्रोथ या विकास शब्द के मायने कैसे बदलते गए। देखिए, 10वीं योजना का मकसद था सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसा कमाओ, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाओ। फिर 11वीं योजना में एक नया शब्द जुड़ा, इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी समावेशी विकास। मतलब विकास ऐसा हो जिसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। और फिर 12वीं और आखिरी योजना में एक और शब्द जुड़ गया, सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी धारणीय विकास। मतलब अब हम ये समझ रहे थे कि विकास ऐसा होना चाहिए जो हमारे पर्यावरण को भी बचाकर चले। और फिर साल 2015 में इस 65 साल पुराने सफर का अंत हो गया। योजना आयोग को भंग कर दिया गया और उसकी जगह एक नई संस्था आई, नीति आयोग। अब सवाल यह है कि ऐसा किया क्यों गया? देखिए, फर्क सोच का था। योजना आयोग एक टॉप डाउन अप्रोच पर चलता था। मतलब दिल्ली में बैठे कुछ लोग पूरे देश के लिए एक ही प्लान बनाते थे, वन साइज फिट्स ऑल। जबकि नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। ये बॉटम अप अप्रोच अपनाता है। मतलब राज्यों से पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए और उनके साथ मिलकर पॉलिसी बनाता है। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल और कोलैबोरेटिव है। तो इस पूरी कहानी के अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या पंचवर्षीय योजनाओं का ये दौर खत्म होना वक्त की मांग थी, एक मॉडर्न और फ्लेक्सिबल कदम, या फिर हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग का, दूर की सोचने का वो जो एक डिसिप्लिन था, उसे कहीं खो दिया है? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, पर इस पर सोचना बहुत जरूरी है।